नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी समाज और राष्ट्र में तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और उसकी प्रगति के लिए। और ये तीन चीज़ें हैं उस समाज और राष्ट्र के लोगों में स्वबोध होना, राष्ट्र के प्रति स्वबोध और व्यक्तिगत स्वबोध। हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारे राष्ट्र का अस्तित्व क्यों है और कैसे सुरक्षित रहेगा, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारे कर्तव्य हैं। ये स्वबोध है मेरी नज़र में। दूसरा, इतिहास बोध। हमारा इतिहास क्या रहा है, इतिहास का हमारा स्वर्णिम काल क्या रहा है, क्या उपलब्धियां हैं अतीत की हमारी और क्या कमज़ोरियां थीं, किन वजहों से हम खराब स्थिति में गए, चाहे युद्ध हारे हों, चाहे हमारे ऊपर दूसरे लोगों का शासन रहा हो, विदेशियों का, आक्रांताओं की जो जीत हुई वो क्यों हुई, उस समय समाज में, राष्ट्र में ऐसी क्या कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये हुआ। और तीसरी और अंतिम बात जो इस समय बहुत ज़रूरी है वर्तमान संदर्भ में, वो है शत्रुबोध। बड़े अफसोस की बात है कि सनातन समाज में शत्रुबोध तो बिल्कुल नहीं है। अगर शत्रुबोध होता तो हम 1000 साल तक गुलाम ना होते, लेकिन वो बात बीत गई। हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन वो शत्रुबोध आज भी हमारे मन में नहीं आया है। वो भाव जो है हमारे मन में आज भी नहीं है। हम समझते हैं कि किसी को भी क्षमा कर देना या भूल जाना ये बड़प्पन है, निश्चित रूप से है। लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं, क्षमा करने की शक्ति किसमें है, अधिकार किसको है। तो रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्र कवि, उनको याद कर लीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और इसी बात को दूसरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शांति का मार्ग शक्ति से निकलता है। तो माफ कर सकता है, भूल सकता है, इसका अधिकार सिर्फ उसको है जिसके पास शक्ति है। और इस बात को और ज़्यादा रेखांकित किया हमारे डीजीएमओ ने, जब ब्रीफिंग में उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। आप देखिए कितना लंबा सिलसिला है हमारी संस्कृति का। रामचरितमानस से उन्होंने पंक्तियां सुनाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जो भगवान राम ने खुद कही। लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र से वो रास्ता मांग रहे थे कि जाने का मार्ग दे दो। 3 दिन तक तपस्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे समुद्र से, और समुद्र सुनने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा धनुष बाण लाने के लिए, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होत न प्रीत। 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये समुद्र सुनने को तैयार नहीं है, इसका अहंकार इसे सुनने नहीं दे रहा है। तब भगवान राम, शायद बहुत कम प्रसंग होंगे रामचरितमानस में जब भगवान राम क्रुद्ध हुए हों, तो उन्होंने कहा कि ये जलधि जल, यानी, और याद रखिए उसी समय से समुद्र की महिमा घटी। तो ये जलधि है, ये मतलब सीधा सा मतलब है ये मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती। और आज के संदर्भ में भी वही बात सही है। अगर कानून का डर नहीं होगा तो कानून का राज स्थापित नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। तो जो रामचरितमानस में लिखा है वो आज भी सही है। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सबक सिखाया है पाकिस्तान को, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो शक्ति थी। और स्वबोध ना हो, इतिहास बोध ना हो, और उसके बाद अगर शत्रुबोध ना हो, तो आप कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी साधन संपन्न हों, आप विजयी नहीं हो सकते, आप जीत नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा शत्रु कौन है, तो आप तैयारी क्या करेंगे, लड़ेंगे किससे, और किसके खिलाफ तैयारी करेंगे, किस स्तर की तैयारी करेंगे।
तो शत्रुबोध का होना किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके सर्वाइवल की मैं कहता हूं कि ये पहली शर्त है, शत्रुबोध का होना। पाकिस्तान को हमने इतने मौके दिए, हर बार वो आतंकवादी हमला करता है, कुछ करता है, युद्ध करता है, हम फिर शांति वार्ता के लिए चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। हमको ये बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है तब तक वो शत्रु बना रहेगा। उसमें कोई बदलाव आएगा ये सोचना भी ये हमारी नासमझी है कि पाकिस्तान का रुख बदल जाएगा, पाकिस्तान की सोच बदल जाएगी। तो पाकिस्तान हमारा शत्रु है, ये तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी हमें उसी शत्रु भाव से देखना पड़ेगा। और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है तुर्की की। तुर्की ने बड़ी मात्रा में ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, जिनके जरिए उसने हमला किया था 8 तारीख को हमारे सिविल इंस्टॉलेशंस पे, सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश की। हमला किया नहीं था, करने की कोशिश की थी। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि हम पहले से तैयार थे और हमने किसी भी ड्रोन के हमले को सफल नहीं होने दिया। तुर्की के ड्रोन की गुणवत्ता जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली कि ये जो है फिसड्डी चीज़ है, इसका कोई असर नहीं होता, ये कुछ कर नहीं पाता। इससे तुर्की भड़का हुआ, लेकिन तुर्की इसलिए नहीं भड़का हुआ है सर। 1954 से वो पाकिस्तान के साथ है। एक संस्था बनी थी जब नेटो नहीं बनी थी, उससे पहले सेंटो। तुर्की और पाकिस्तान दोनों उसके सदस्य थे, तब से इनका साथ है। और तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दे पर उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो दुनिया में एक ही 2 देश थे, जिनमें तुर्की भी शामिल था, जिन्होंने भारत का विरोध किया और पाकिस्तान का समर्थन किया। याद रखिए, बाकी इस्लामी देशों ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, वो भारत के साथ खड़े रहे। और अब नया आयाम जुड़ रहा है, जिस तरह से अमेरिका तुर्की की मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है। एक मिसाइल है MRM, वो काफ़ी समय से अमेरिका तुर्की को दे रहा है और तुर्की के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचता है। 2019 में जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब पलट कर आया था पाकिस्तान, तो उसने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अभी तुर्की को बड़ी मात्रा में ये मिसाइल बेचने जा रहा है अमेरिका, और आप मानकर चलिए कि ये मिसाइलें पाकिस्तान में आएंगी। वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बात की बात है। अब सरकार ने तुर्की की जो एयरलाइंस है, एयर सर्विसेज, जिसको ग्राउंड हैंडलिंग वाली जो कंपनी थी, उसको जो NOC दिया हुआ था, उसको जो परमिशन दी हुई थी, वो विड्रॉ कर लिए। कहा सुरक्षा कारणों से आपको ये काम करने की इजाज़त भारत के हवाई अड्डों पर नहीं दी जा सकती। JNU के साथ तुर्की के एक विश्वविद्यालय का MOU हुआ था, उसे रद्द कर दिया। भारत सरकार भविष्य में और कदम उठाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या सब कुछ सरकार ही करेगी? हम आप क्या करेंगे? हम आप अपने दुश्मन को और ताकतवर बनाएंगे क्या? 3 लाख भारतीय हर साल तुर्की जाते हैं पर्यटन के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, फिल्मों की शूटिंग के लिए। ये आमिर खान जो एक समय कहता था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अपनी पत्नी के हवाले से कहा था। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे बोले। उसको भारत में अपने बच्चों की सुरक्षा खतरे में नजर आती है, लेकिन भारत के लोगों के पैसे से अपनी फिल्म चलाने में उसको कोई खतरा नहीं नजर आता, उसमें उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो हम आप क्या करते हैं? ऐसे देश विरोधियों की फिल्में देखकर, अपनी पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके फिल्में देखकर इनकी तिजोरियां भरते हैं। और ये तुर्की जाता है तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने, वहाँ शूटिंग करने के लिए जाता है, और इसका जो है दामाद की तरह स्वागत होता है वहाँ पर। और ये केवल मैं आमिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े कलाकारों ने इसके बारे में कोई बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
उसके पक्ष में बॉलीवुड से कितनी आवाज़ आई। और पॉलिटिकल सर्कल में देखिए जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का परोक्ष रूप से समर्थन करने की कोशिश हो रही है, तो ये समझिए ये भारत के शत्रु हैं। ये भारत का भला नहीं चाहते, ये भारत का हित नहीं चाहते। तो ऐसे शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि हम तुर्की छुट्टी बिताने जाएं? दुनिया में तमाम जगह, अपने देश में इतनी जगह हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं लोगों से कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आप विदेश क्यों जाते हैं? अपने देश का पैसा अपने देश में खर्च कीजिए। भारत में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर जगहें हैं जहां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। विदेश भी जाएं, मैं कहता हूं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे देश में तो न जाएं तुर्की और अजरबैजान जैसे, जो हमारे शत्रु की मदद करते हैं, हमारे शत्रु के साथ खड़े रहते हैं। तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया है। उसको पहलगाम की घटना पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसको दुख है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह कर दी। इस बात का उसको दुख है। अब वो पैसा और हथियार दोनों देने के लिए फिर से तैयार है पाकिस्तान को। वो यूनाइटेड नेशंस में जब भी मौका आता है पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत के विरोध में खड़ा होता है, और हम उसकी तिजोरी भर रहे हैं। तो तुर्की के साथ भारत को व्यापार बंद कर देना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कितने पैसे का व्यापार है, सवाल इस बात का भी नहीं है कि उससे कितना असर पड़ेगा व्यापार पर, या तुर्की को कितना आर्थिक रूप से नुकसान होगा या नहीं होगा। बात मैसेज देने की है। दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि आज का भारत, नया भारत, अपने दुश्मनों और अपने दुश्मनों के समर्थकों के साथ किसी तरह का संबंध रखने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात केवल सरकार के स्तर पर नहीं हो सकती। इसका पूरा असर होता है, संदेश जाता है जब आम जनता इसमें शामिल होती है। तो आम जनता कैसे शामिल हो सकती है कुछ लोग अच्छी खासी मात्रा में 25 से 50% तक बुकिंग्स कैंसिल की हैं लोगों ने तुर्की की। मालदीव्स भी बीच में उछल रहा था। एक अभियान चला, जन अभियान चला कि हम मालदीव छुट्टी बिताने नहीं जाएंगे। घुटनों पर आ गया। यहाँ सहायता मांगने के लिए भारत सरकार से जो है आया और गिर पड़ा। तुर्की ऐसा नहीं करेगा। तुर्की आर्थिक रूप से संपन्न देश है, वो नेटो का सदस्य देश है। उसकी मदद के लिए अमेरिका और यूरोप आएंगे। लेकिन इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो खुद तय करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि हम अपने दुश्मन के साथियों को मजबूत करेंगे या उनको कमज़ोर करने का प्रयास तो कम से कम करेंगे। इसलिए ये तुर्की हो, अजरबैजान हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, सावधान रहने की ज़रूरत है। इनका बना हुआ सामान हमारे बहुत से जो है व्यापारियों ने खुली घोषणा की है। तुर्की से सेब आते हैं, दूसरे फल आते हैं और सामान आता है। व्यापारियों ने घोषणा की है कि हम तुर्की का कोई सामान नहीं लेंगे, न मंगाएंगे न बेचेंगे। तुर्की का सेब नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन तुर्की का सेब हम अगर मंगाने से मना कर देते हैं तो हम एक संदेश अपने दुश्मन और दुश्मन के साथियों को देते हैं कि भारत बदल गया है। और ये संदेश तभी जा सकता है जब हमारे अंदर शत्रुबोध जागेगा। शत्रुबोध के बिना हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते, ये आप मान कर चलिए। किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए ज़रूरी है कि उसके लोगों में शत्रुबोध हो, उसे पता हो कि दुश्मन कौन है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि दुश्मन कौन है तो उसकी कमज़ोरी कैसे जानेंगे और उसकी ताकत कैसे जानेंगे? फिर उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कैसे करेंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे राष्ट्र के रूप में दशकों से हैं जिसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा शत्रु कौन है। शत्रु को हम हर तरह की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। शत्रुओं के जो दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ व्यापार और हर तरह की उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो दरअसल हम अपनी मौत का सामान जुटा रहे हैं। हम तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों या चीन से जो सामान खरीद रहे हैं, वहाँ का बना हुआ सामान जो खरीद रहे हैं,
वो सब हम उनको पैसा दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ तुम हथियार बनाओ, तैयार करो, पाकिस्तान को दो, चीन को दो, जिसको भी दो, जो भी भारत के विरोध में हो उसको दो। ये जब तक हम जनता के स्तर पर ये अभियान नहीं चलाएंगे, ये अभियान किसी एक देश के खिलाफ चलाने का मामला नहीं है, ये लोगों में जागृति पैदा करने का, शत्रुबोध पैदा करने का अभियान। आपने अभी देखा होगा 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि तुर्की के बायकॉट की अपील हो रही है, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का। 2 प्रवक्ता थे, दोनों माइक एक दूसरे की तरफ सरकाते रहे, तुम बता दो, तुम बता दो, कुछ नहीं बताया। कहा कि इस पर हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब हमारे देश का जो दुश्मन है उसके बारे में बोलने में अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को दिक्कत हो रही है तो आप समझिए कि उनकी संवेदना और उनकी सिंपैथी कहां पर है। तुर्की में आप लोगों में बहुत से लोगों ने सुन लिया होगा, जिनको नहीं मालूम है बता दें, तुर्की में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और 2019 में खुला है दफ्तर। क्या गांधी परिवार के लोग तुर्की से चुनाव लड़ेंगे? तुर्की में आखिर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर क्यों खुला है? कांग्रेस पार्टी अभी तो 2024 के चुनाव में रोना रो रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है पोस्टर छपवाने के लिए, बैनर छपवाने के लिए, और तुर्की में दफ्तर खोल रही है। तो तुर्की में दफ्तर खोला है, ऑफिस खोला है, तो कुछ तो खर्च हो रहा होगा, वो पैसा तो तुर्की को ही मिल रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि आखिर तुर्की में दफ्तर क्यों कांग्रेस पार्टी का या किसी राजनीतिक दल का? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी का जो है MOU है, उसके बारे में गांधी परिवार और कांग्रेस आज तक बोलने को तैयार नहीं है कि क्या है उस MOU में। तो बाहर ही नहीं, देश के अंदर जो देश विरोधी है, जो देश के हित में नहीं खड़े होने को तैयार है, उनकी पहचान करने की भी ज़रूरत है, उनके खिलाफ भी फैसला करने की ज़रूरत है। जब तक हम ये सामूहिक रूप से नहीं करेंगे, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में इस तरह का काम नहीं करेंगे, तब तक आप मान लीजिए कि हमारे पास कितना भी आयुध हो, हमारा रिसर्च कितना भी हो, हमारी फौज कितनी भी जांबाज हो, वो बाहर के दुश्मनों से लड़ सकती है, अंदर के दुश्मनों से नहीं। अंदर के दुश्मनों से समाज ही लड़ सकता है। तो अगर आप अपनी फौज को मजबूत करना चाहते हैं, अपने देश को शक्तिशाली और सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो देश के अंदर के दुश्मनों को पहचानिए और उनको जनतांत्रिक ढंग से जो सजा दी जा सकती है वो सजा दीजिए। इसके बिना परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। उनके मन में ये डर बैठना चाहिए कि अगर हम देश के दुश्मनों का साथ देंगे तो हमारा क्या हश्र हो सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।